कि भूलना चाहोगे तो शायद भूल पाओगे, भूलना चाहोगे तो शायद भूल पाओगे, भुलाकर इनको कहीं सुकून नहीं पाओगे, क्योंकि यहां बैठे हुए सभी के दिलों पे लिखा हुआ है अशोक तंवर का नाम, कहां कहां से इस नाम को मिटाओगे। बाकी क्योंकि जाहिर सी बात है अब बात आ रही है डॉक्टर अशोक तंवर साहब के बारे में, तो मैं उनके बारे में बताऊंगा कि युवा कर्मठ एवं जुझारू नेता डॉक्टर अशोक तंवर बीते 25 से अधिक वर्षों से जनता एवं देश की सेवा के लिए समर्पित हैं। देश के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू के पूर्व छात्र, लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी, जनता और जमीन से जुड़े नेता के रूप में पहचाने रखने वाले डॉक्टर तंवर। अब मैं ऑब्वियसली मुझे आगे कहने का मौका डॉक्टर तंवर दे नहीं पा रहे, क्योंकि उन्हें मालूम है उनकी तारुफ की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद एक चेहरा, एक नुमाइंदा, जिसको पहले आप इंडियन सीनियर कांग्रेस, और मैं मिस्टर बर्मन आपकी एक बात को मैं दोहराना चाहूंगा जो आपने मुझे कही थी कि आप सीनियर लीडर रहे हैं कांग्रेस में, मगर मुझे आप इतने यंग और इतने हैंडसम हैं, मैं चाहता हूं आप हमारे साथ यूथ के साथ भी जुड़े रहें। इसी वजह से मुझे यूथ कहने में भी अच्छा लगा। और अब हमारे साथ डॉक्टर अशोक तंवर आपके बीच मौजूद हैं, और सबसे अच्छी बात ये पहले ऐसे नेता हैं जो अपने इस मोर्चे की बारे में बताएंगे ही नहीं, बाकायदा रिप्रेजेंटेशन, एक प्रेजेंटेशन के साथ देने वाले हैं। तो काइंडली मैं आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी काइंडली बी सीटेड एंड बी विद अस। आज इस नए मोर्चे और नए संकल्प की शुरुआत के मौके पर मंचासीन हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगण, हमारे छोटे भाई और जिन्होंने अभी अपनी बात, अपने अनुभव, अपनी सोच और इस देश में क्या ज़रूरत है उसको आपके साथ साझा किया। हमारे पूर्व त्रिपुरा पीसीसी के अध्यक्ष रहे और मुद्दों को लेकर के जिन्होंने, हम सब लोगों ने बड़ी मजबूरी में वो पार्टी छोड़ी होगी, लेकिन पार्टी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। ऐसे हमारे पिछले 2 दशक से साथी छोटे भाई प्रद्युत देव बर्मन जी, हमारे बहुत ही आदरणीय प्रोफेसर डी.के. गिरी जी, आदरणीय पाशा साहब जेएनयू के हमारे प्रोफेसर हैं, आदरणीय दारापुरी जी, आदरणीय व्यास जी, आदरणीय हमारे पूर्व राजदूत आज़ाद सिंह तूर साहब, हैदराबाद से हमारी आई मैडम अन्नपूर्णा जी, और जिन्होंने अपना समय हम सबको ही दे दिया, रिटायर्ड वो भी यूपी काडर के आईएएस रहे, आदरणीय हमारे जून साहब, और यहाँ पर मौजूद सभी अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग फील्ड से, प्रोफेशन से जुड़े हुए तमाम हमारे साथीगण आए हुए हैं। एकेडमिक जगत से भी हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, स्टार्टअप के साथी हैं, हमारे बीच में बनते भी हैं, अलग अलग धर्म और आस्था में विश्वास करने वाले सभी साथी पहुँचे हैं। हमारे खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए खेल खेला, कैप्टन भी रहे, अर्जुन अवार्डी भी हैं, लेकिन पीछे बैठे हैं। ऐसे तमाम शख्सियत, सभी स्टूडेंट्स, हमारे यूथ, मीडिया के सभी साथीगण, समाज और देश में जिनका एक अलग पहचान है, और वो सब लोग कुछ अलग इस मुल्क के लिए करना चाहते हैं। जो इस मुल्क के सामने चुनौती है उसको बड़ी मजबूती के साथ फेस करना चाहते हैं। ऐसे तमाम साथीगण और जितने भी साथी जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में एक टीम के रूप मेरे साथ काम किया और दिल के साथ जिनका रिश्ता है, अभी त्रिपुरा से आए हमारे प्रद्युत जी कह रहे थे कि मेरे दोस्त हैं और मेरा दिल का रिश्ता है, तो हमें याद आया जब 15-20 साल पहले हम त्रिपुरा में घूमते थे, उस समय से लेकर के ये भी वही लोग साथी हैं।
तो मैं आज इस मंच की शुरुआत के मौके पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और क्योंकि हम भारत के लोग चाहते क्या हैं, हमारा संविधान भी इसी तरीके से शुरू होता है कि हम भारत के लोग चाहते क्या हैं, भारत के लोग सोचते क्या हैं, भारत के लोग करना क्या चाहते हैं। और आज उस भारत के सामने क्या चुनौती है, उसको लेकर के हम सारे यहाँ पर आए हैं। 25 जगह आज पूरे देश के अंदर ये लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से, क्योंकि पेंडेमिक का दौर है, कोरोना का काल है, एक जगह ये संभव नहीं था कि पूरे देश में कहीं भी हम एक जगह कर सकते। और अगर शुरुआत में नहीं बुलाते तो सब ये सोचते कि मोर्चा शुरू कर लिया, लेकिन हमें इतनी बड़ी शुरुआत के मौके पर हमें उसमें शामिल नहीं किया। मैं सभी आज जो यहाँ पर हैं, वो भी जो अलग अलग लोकेशन पर हैं भी, और जो बहुत से साथी पूरे देश के अंदर, क्योंकि लंबा संघर्ष हमने किया 25 साल इस देश में, छोटे से उम्र में हम पब्लिक लाइफ में आए। राजनीति तो नहीं कहता, क्योंकि राजनीति का पर्याय अब बहुत दूसरा बन गया है, लेकिन देश की, क्योंकि एक फौजी साधारण किसान मजदूर परिवार में मैं पैदा हुआ, और ये सोच करके कि देश के लिए कुछ करना है, हम राजनीति में आए थे, सामाजिक सेवा में आए थे। और तब से लेकर के जो चीज़ें हमने देखी, लड़ाई लड़ी, आज वही इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। चेंज हैज जस्ट बिगन। किस तरीके से ये भारतवर्ष, जिसके बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, और हस्ती मिटती भी नहीं और मिटेगी भी नहीं, और जो मिटाने की कोशिश करेगा वो मिट जाएगा, चाहे वो देश के अंदर हो, चाहे विदेश के अंदर हो, चाहे कोई भी ताकत हो। ये भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास है। मैं साथियों से आगे अनुरोध करूंगा कि स्लाइड्स को आगे बढ़ाना शुरू करें। ये 1978 के अंदर आप सब जानते हैं कि बहुत ही एक विजनरी थे R.K. लक्ष्मण जी, और उनका ये आइकॉनिक मैन का ये कार्टून चलता था। और 1978 में उन्होंने कहा था कि द रियल कांग्रेस विल बी रिड्यूस्ड टू द साइज थ्रू कॉन्स्टेंट स्प्लिट्स, दैट ए स्पेशल डिवाइस विल बी नीडेड टू से इट। ये आज के कांग्रेस क्या है, क्या उसके हालात हैं, ये उसको दर्शाता है। दुख होता है, लेकिन सच्चाई यही है। 78 में मेरे जन्म के 2 साल बाद उन्होंने प्रेडिक्ट किया, और आज 43-44 साल के बाद ये चीजें सार्थक होती देखती हैं। मैं आगे के लिए साथियों को अनुरोध करूंगा कि आगे बढ़ें। वो कांग्रेस के लिए था, और बीजेपी के अनुसार ये भारत क्या है, वो यहां पर दिखाते हैं कि किस तरीके से जो इस सर का मस्तक है, सिंहासन हमारा, इस भारत का हमारा जो ताज है जम्मू कश्मीर, उसको इन्होंने कह दिया कि ये जिहादियों का अड्डा है, ये सेपरेटिस्ट है, एक और तमाम दूसरी ताकत। पिछले 90 दिन से ज्यादा हमारे किसान हरियाणा के चारों तरफ बॉर्डर पर बैठे हैं। मुझे दुख है इस बात का कि किसानों को बैठना पड़ रहा है वहां पर, क्योंकि किसान मजदूर साधारण व्यक्ति अपनी वोट दे देता है, और वो लोगों को भेज देता देश की संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर, इसलिए कि वो लोग जिनको वो भेज रहे हैं वो उनके हितों की रक्षा संसद के अंदर, राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभाओं के अंदर करेंगे। लेकिन दुख की बात है कि वही लोग बावजूद इसके कि अहंकारी जो सत्ता आज जो तानाशाह बैठे हैं, उनका नंबर कम होते हुए भी वो उनके बिलों को पास करवाते हैं। और पिछले 7 साल से हम देख रहे हैं कि लगातार बिल पे बिल पास हो रहे हैं, जो किसान, गरीब, मजदूर, साधारण परिवार के लोग, नौजवानों के खिलाफ, हमारे एक्स सर्विसमैन के खिलाफ, हमारे कर्मचारियों के खिलाफ लगातार वो देखते हैं। और जब वो लोग निकलते हैं, पंजाब से जब 3 महीने पहले लोग निकले,
तो उन्हें कह दिया गया कि खालिस्तानी है। आरएसएस के एक आइडियोलॉग ने कुछ दिन पहला कहा कि हिंदुस्तानी खालिस्तानी और खालिस्तानी सारे आज हिंदुस्तानी हैं। ये किस तरह की सोच है? और इसी सोच के खिलाफ आज हम सब लोगों को खड़े होना पड़ेगा, जो आज यहां पर है, जो यहां पर नहीं है, और जो आने वाले समय में इस मुहिम का, इस मोर्चे का, इस मंच का हिस्सा बनना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश, पीछे चलिए भैया, ये देश भाजपा का कैसा देश है उसके बारे में मैं संक्षेप में ही बताऊंगा। उत्तर प्रदेश का मॉडल आप देख रहे हैं, गुजरात के मॉडल को आपने देख लिया। मैं गुजरात का 3.5 साल प्रभारी रहा हूं। अभी समय नहीं आज, क्योंकि हम अपनी क्या हमारी सोच है उसके साथ शुरुआत करेंगे। नेगेटिव और जितने एक्सपोज करने हैं वो आने वाले समय में करेंगे। वो सारे काले चिट्ठे इनके हमारे पास हैं। किस तरीके से जो पूरा नॉर्थ ईस्ट है उसको बांग्लादेशी बता दिया जाता है, क्योंकि इनकी, हमारे प्रद्युत जी कह रहे थे कि हमने हिंदुस्तान के साथ, भारतवर्ष के साथ अपने उसको शामिल किया। इन्होंने एक बात नहीं बोली और हमारे एंकर ने भी एक बात नहीं बोली। और मैं इनको जानता हूं कि जितना साधारण परिवार से अशोक तंवर है, और आप सब जानते हैं, हम बिल्कुल एक जो साधारण से साधारण परिवार होता है उससे मैं उठ करके आया हूं। ये एक राजा फैमिली से है, रॉयल फैमिली से है। और दुनिया के अंदर 2 ही रॉयल फैमिलीज है जो एक ही डिसेंट की हैं, और सबसे पुरानी एक जापान की रॉयल फैमिली और दूसरी इनकी रॉयल फैमिली। ये जिस ढाका का जिक्र कर रहे थे, बांग्लादेश का जिक्र कर रहे थे, वो एक समय त्रिपुरा की रियासत के अंदर आता था। लेकिन आपने इनको देखा होगा कि वो नहीं, ये शामिल हुए जब सारी प्रिंसली स्टेट्स को हिंदुस्तान के साथ शामिल किया गया। और इसलिए मन में दर्द है कि आज कुछ और ही बात हो रही है इस मुल्क के अंदर। कभी आसाम के बारे में, कभी त्रिपुरा के बारे में, कभी किसी और देश के बारे में, कभी हिंदू के बारे में, कभी मुसलमान के बारे में, कभी सिख के बारे में, कभी जाति के आधार पर, कभी क्षेत्र के आधार पर इस मुल्क को बांटा जा रहा है। तो मैं, क्योंकि बहुत समय लग जाएगा, कहीं जो इसमें पूरा प्रेजेंटेशन है, इसके अंदर जो भाजपा का भारत है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करी गई है, और बीजेपी किस तरह का नया भारत बनाना चाहती है। 2 मेन पिलर्स ऑफ जो इंडियन पॉलिटिक्स है, वो एक, वन इज क्रम्बलिंग एंड कोलैप्सिंग, एंड सेकंड वन इज लुकिंग पेल एंड डिस्टॉर्टेड। Therefore, there was no better time to change than now. And I can recall, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जब समय आए तो संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ। अगर बाबा साहब ने कहा था कि छीने गए अधिकार भीख मांगने से नहीं मिलते, उनके लिए संघर्ष की आवश्यकता होती है। तो मैं समझता हूं कि ऐसे हमारे इस भारतवर्ष को आज बचाने की जरूरत है, और उसके लिए सबका सहयोग चाहिए। और गांधी जी ने भी ये कहा, यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। और हम सब लोगों को जिस तरह का हम भारत बनाना चाहते हैं उसके लिए मिलकर के काम करना होगा, यही गांधी जी ने कहा। और इसी की खूबसूरती को समझते हुए उन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाने का काम किया, सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए। क्या हिंदुस्तान की स्थिति है और किस तरह का क्योस है, वो आप सब देख रहे हैं। जगह जगह हमारी बेटियों के साथ किस तरीके का व्यवहार होता है, चाहे वो हाथरस हो, उन्नाव हो, और पूरे भारतवर्ष के अंदर। और ये वही लोग हैं जो भारत में ये नारा दे करके आए थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कितनी बेटी पढ़ पाई है, कितनी बची हैं, और किस तरीके से उनके साथ रोज जुल्म जाती है, वो आप सब ने देखा। हमारे 22 साल की दिशा के बारे में पूर्व स्पीकर्स ने भी चर्चा करी कि केवल, और ठीक कहा बहुत से लोगों ने, कि क्या भारतवर्ष इतना कमजोर है। एक तरफ हम कहते हैं महाशक्ति बनाएंगे इसको, एक तरफ हम, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारे साथी, हमारे सोशल एक्टिविस्ट जब बोलना शुरू करते हैं तो उनको जेल में ठोक दिया जाता है। दारापुरी जी कह रहे थे कि मुझे पता नहीं था, दारापुरी जी की एक आईपीएस ऑफिसर जिसने 32 साल इस मुल्क की सेवा को दिए हो, क्या वो कभी देशद्रोही हो सकता है? आज कोई नहीं बचा, जो आवाज उठाएगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। और जिनको जेल में डालना था, जिसके नाम पर वोट लेकर के आए थे कि इनको जेल में डालेंगे, आज वो जेल से बाहर हैं। 7 साल बीत गए, कभी फिर चर्चा करेंगे उनकी।
So therefore, this is time to act, and we are going to act. हम पहले भी करते थे, आज भी करें और आने वाले समय में और मजबूती से करेंगे। यही इस मोर्चे का और इस मंच का उद्देश्य है। इंडिया इन 2020-21 प्रिजर्विंग येट एस्पायरिंग यूथ के हालात क्या हैं, बेरोजगारी की चर्चा यहां पर हुई। यूथ को आज जिस तरह की दिशा देनी चाहिए, हम भारत को महान और पूरी दुनिया के अंदर बहुत शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या हम उनके पोटेंशियल को, उनकी एनर्जी को अनलीश कर पाए? आज भी लगता है कि वो नहीं है। कुछ दूसरी चीजों में हम हमारे नौजवानों को डालने का काम कर रहे हैं। और मिडिल क्लास को किस तरीके से, आज जो मिडिल क्लास एक डेवलप हुई थी, आज उसके क्या हालात हैं? महंगाई की मार है, प्राइस राइज है, अनएम्प्लॉयमेंट है, फार्मर्स अनरेस्ट है, और आवाजों को दबाया जा रहा है। और इसीलिए चाहे वो वर्किंग क्लास हो, फार्मर्स हो हमारे, हम तो ये चाहते हैं कि होनी चाहिए एग्रीकल्चर रिफॉर्म, लेकिन वो किसानों से पूछ करके, किसानों के साथ बैठ करके वो होने चाहिए। ये नहीं कि संसद के अंदर बड़े बड़े महापूंजीपतियों के इशारे पर मुल्क की वो ताकतें जो इस देश को उसी तरीके से शोषण करना चाहती हैं जैसे अंग्रेजों ने किया, अगर वैसे कोई करना चाहेगा तो ये मुल्क बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए हम सब लोगों को मिलकर के लड़ना होगा, और उसी के लिए, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी, हम प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर वर्ग की आवाज को उठाने का काम करेंगे, चाहे वो विमेन है, चाहे वर्किंग क्लास है, चाहे फार्मर्स है, चाहे यूथ है, या समाज का कोई भी वर्ग जिसको हमारी जरूरत है। सारा आप देख रहे हैं, मैं साथियों से आगे अनुरोध करूंगा, क्योंकि और भी बहुत से हमारे स्लाइड्स इसमें हैं, सब पढ़ पा रहे हैं और सब इसका मतलब भी समझते हैं। ये हमारी प्रेम्बल है। इन द वर्ल्ड ऑफ डिविजिव पॉलिटिक्स वी शैल स्ट्राइव फॉर द कंसेंसस अमॉन्ग ऑल इंडियंस टू टेक आवर कंट्री टू ग्रेट हाइट्स। वी शैल नॉट गेट डिरेल्ड बाय नैरो पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल एजेंडाज in an era of chaotic politics of majority and minority. We shall strive to build an enabling public sphere and create an atmosphere of trust and bonding among citizens. We shall work on improving lives of those who are left untouched by the progress of last 75 years. The youth today is restless with old ways of divisive politics. They are yearning for a more pluralistic and vibrant India. We seek to provide a viable political alternative beyond the divisive and dynastic politics to achieve this goal. तो साथियों, ये हमारी प्रियम्बल है। मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि वो इन मूल्यों को लेकर के, इस प्रस्तावना को लेकर के अपने अपने फील्ड में जाने का काम करें, और जो हमारा उद्देश्य है वो किस तरीके से हम डेमोक्रेसी को और मजबूत कर सकें और इस भारतवर्ष को जो वर्ल्ड का इकोनॉमिक पावर हाउस बन सकता है। आप याद करिए, आज से 200-250 साल पहले पूरी दुनिया का जो जीडीपी हुआ करता था उसका 25% इंडिया की तरफ से जाता था, 25%। और आज हमारा वर्ल्ड इकोनॉमी में जीडीपी का शेयर कितना है वो भी आप तुलना कर सकते हैं। और अगर हम इस देश में जो डेमोग्राफिक एडवांटेज है, जिसको वर्तमान सरकार भी और पिछली सरकारों ने भी कहीं ना कहीं खोने का काम किया है, अगर हम चाहते हैं कि उसका हम पूरी तरीके से फायदा उठा सकें तो उसके लिए जरूरी है कि हम हमारे यूथ को और बेहतर तरीके से उसको दिशा देने का काम करें। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के बारे में हमने चर्चा करी कि वो फार्मर फ्रेंडली होना चाहिए। आज फार्मर फ्रेंडली नहीं है, इसलिए पूरे देश के अंदर लगातार रोज बॉर्डर कभी ऐसे बंद नहीं हो सकता था। सरकार की वो है, सरकार की हठधर्मिता है। और लोग ये कहते हैं कि पहले की सरकारें ऐसे होती थी कि अगर 10 लोग कहीं बैठ जाते थे तो सरकार के प्रतिनिधि, हम भी संसद में रहे हैं, हमने भी पब्लिक लाइफ में वो किया है, जाकर के पूछते थे कि बताइए हम क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, और एक तालमेल के साथ उसको वापस लेने का काम करते थे। लेकिन 90 दिन बीत गए और ये सरकार बिल्कुल सुन नहीं रही है इस बातों को लेकर के। और किस तरीके से हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मीडिया के ऊपर जिस तरीके के अटैक हो रहे हैं, मैं
गोदी मीडिया और उसकी चर्चा नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि कई मजबूरियां, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता है, कुछ ना कुछ मजबूरियां होती हैं। तो क्या कारण है और मीडिया को भी किस तरीके से सप्रेस किया जा रहा है लगातार, उसके बारे में भी हमें आने वाले समय में और कोशिश करनी चाहिए कि मिलकर के हम मीडिया एक न्यूट्रल मीडिया है, अनबायस्ड मीडिया है, उसको ताकत देने का काम करें। पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म, नैरोनेस, डिविजिवनेस, डाइवर्जन, इसको किस तरीके से हम रिजेक्ट करें। Change has just begun for making an alternative platform, for driving new set of narratives for politics, for constructive new idioms of social dialogue। तो ये सारे मुद्दों को लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे और ये कोई फाइनल नहीं है। ये जिस तरीके से मोर्चा बहुत फ्लेक्सिबल है, या बहुत सी विचारधाराएं, बहुत से सोच, बहुत से नए विचार, वो सारे हम अकोमोडेट करेंगे। और मैं साथियों से अनुरोध करूंगा जो इस आज यहां पर बैठे हैं या डिजिटल क्रांति के माध्यम से हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं, वो सारे साथी अपने अपने महत्वपूर्ण सुझाव वो हमें दें और इसके बाद आने वाले समय में हम देश के अलग अलग हिस्सों में, हरियाणा में भी जो हमारी कर्म भूमि रही है, जिसने हमें पाला, बढ़ाया, पैदा किया, ताकत दी, और उसके साथ साथ इस मुल्क ने जिसमें घूम करके हमने देखा कि कितना भारत महान है हमारा, हमारी विविधता जो है, जो हमारी शक्ति भी है, उसको किस तरीके से हम बचाएं और नर्चर करें। मैं आगे साथी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे बढ़े। तो साथियों, ये अपना भारत मोर्चा है, ये अपने भारत को बचाने का मोर्चा है। ये आप सबकी सोच के साथ जो संकल्प है उसको बचाने के लिए ये शुरुआत की गई है। और सभी साथियों के साथ कंसल्ट करने के बाद, सबसे सलाह मशवरे करने के बाद ये हुआ। नाम बहुत अच्छे अच्छे आए, लेकिन सबने कहा कि भारत की लड़ाई लड़ रहे हैं, भारत को बचाना है, भारतवासियों को बचाना है। 130 करोड़ लोगों की जो भावनाएं हैं उसके अनुरूप इस भारत का निर्माण करना है, तो उसका नाम अपना भारत मोर्चा होना चाहिए। तो साथियों, मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आप एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने हैं और इस अपना भारत मोर्चा के सभी फाउंडिंग मेंबर भी हैं कि किस तरीके से हम इसको आगे लेकर के बढ़ेंगे। और ये तिरंगा, जिसके लिए करोड़ों लोगों ने कुर्बानियां दी, पहले अंग्रेजों के सामने कुर्बानियां दी, फिर जो दूसरे अंग्रेज छोड़ के गए थे, जिनको कहते हैं कि काले अंग्रेज, जिनकी सोच उसी को जो कंटिन्यू करके आगे बढ़ रहे हैं, उस सोच के साथ किस तरीके से हम इस भारतवर्ष के झंडे को और ऊंचा रख सके, उसके लिए हम कोशिश करेंगे। और ये सारी चीज़ें हम इसलिए कर पाए कि पूरे देश में घूमा, आप जैसे लोगों का प्यार मिला। एंड with my modest experience, I can say, based on my extensive traveling across the country in last 25 years, that will definitely be successful, and we could think of such project and such मोर्चा of such magnitude। तो इसके लिए मैं सभी साथियों के लिए, सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि अपने इस ब्यूटीफुल भारत को, सुंदर भारत जिसको अपने अपने शब्दों में सबने पिरोने का काम किया, वो सारे साथी पूरा अपना सहयोग करेंगे।